height of fever has nothing to do with the seriousness of the disease. हमारे कंट्री में अभी भी ये कॉन्सेप्ट है कि मोटा बच्चा हेल्दी बच्चा है, जो एकदम गलत कॉन्सेप्ट है। वेस्टर्न वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा एलर्जी देखी गई है, उसका एक रीज़न है एक्सेसिव हाइजीन। मिलिए डॉक्टर तनु सिंघल से। पिछले 22 साल से बच्चों की इन्फेक्शंस और इम्यूनिटी पे काम कर रही हैं। और स्टैनफोर्ड ने इन्हें दुनिया के टॉप 2% साइंटिस्ट में शामिल किया है। अगर आप अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखेंगे तो उसका इम्यून सिस्टम एजुकेट नहीं होगा। How to decide when to go for an antibiotic and not? वायरल इन्फेक्शंस में एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है, बिकॉज एंटीबायोटिक्स के ओवरयूज से लेके उन बीमारियों तक जो बचपन में ही जड़ जमाना शुरू कर देती हैं। इस एपिसोड में हम जानेंगे बेबी फीवर, मेनिंजाइटिस और टीबी के बारे में। सारी बीमारियां विच आर लिंक्ड विद ओबेसिटी स्टार्ट इन चाइल्डहुड। टीबी का ये माना गया है पुअर सोसाइटी की प्रॉब्लम है। टीबी का जो बैक्टीरिया है वो बहुत दूर तक फैल सकता है, एयर कंडीशनिंग के थ्रू भी फैल सकता है। ऐसा कोई डेटा नहीं है कि आप अपने बच्चे को सप्लीमेंट देंगे तो उसकी इम्यूनिटी बेटर होगी। मेनिंजाइटिस क्या बच्चों में भी ये भी कॉमन है? सब इन्फेक्शंस की बात करूं तो ये उसमें से सबसे सीरियस है। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का डेथ रेट इज 20%। What is the most absurd thing जो आपको ऐसे लगा कि एज ए डॉक्टर पे मेरा सर फोड़? ये एक कंडीशन होती है जिसको हम अम्बिलिकल हर्निया कहते हैं, जिसमें डॉक्टर तनु सिंघल बहुत ही जानी मानी पीडियाट्रिक इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट है। 22 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस है। आजकल वो कोकिला धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। शी इज एन एक्सपर्ट इन इन्फेक्शंस, ट्यूबरकुलोसिस, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, वैक्सीनेशन, इन्फेक्शन कंट्रोल एंड ट्रैवल मेडिसिन। इतनी जानी मानी डॉक्टर आज हमारे साथ यहाँ है हमें बेसिक्स फंडामेंटल सिखाने के लिए अबाउट इन्फेक्शंस, especially with kids and children। वो वायरल है, बैक्टीरियल है, क्या करना चाहिए, कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, हर चीज जो एक यंग पेरेंट को पता होनी चाहिए आज हम समझेंगे फ्रॉम द बेस्ट। डॉक्टर तनु, थैंक यू सो मच आज आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए हैं। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे पता है ये आपका पहला पॉडकास्ट है। मैंने आपका प्रोफाइल पढ़ा है, 65 प्लस रिसर्च पेपर्स, इतना कुछ काम किया है आपने पीडियाट्रिक इन्फेक्शियस डिजीज़ लाइन में। पहले तो मुझे समझना है कि ये आईडी जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है ये स्पेशलिटी क्या होती है और आप जैसे डॉक्टर्स का क्या काम होता है, लाइक वेयर डज दिस फिट इन द एंटायर मेडिकल सिस्टम? तो इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब है वो सारी बीमारियां जो कीटाणु द्वारा हो, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट्स, प्रोटोजोआ वगैरह। तो हम लोग के पास मरीज तब आते हैं जब उनके इन्फेक्शंस आम डॉक्टर से ठीक नहीं होते। जैसे कोई बच्चा है जिसका बुखार 1-2 हफ्ते हो गए और वो जा नहीं रहा और नॉर्मल डॉक्टर्स देख चुके हैं और उनको पता नहीं चल रहा कि बुखार का क्या कारण है, तो वो हमारे पास आते हैं। या फिर जिसको बार बार बुखार आ रहा हो, या जिसको ऐसा इन्फेक्शन हो गया है जैसे टीबी हो गया है, या फिर कोई और रेयर इन्फेक्शन हो गया है, या जिसकी इम्यूनिटी कम है। तो जिसका भी इन्फेक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है या सीरियस हो गया है तो वो हम उनको ठीक करते हैं। तो साधारण शब्दों में ये मैं कहूँगी इन्फेक्शियस डिजीज डॉक्टर का काम है। आप बहुत ही काम के डॉक्टर हैं क्योंकि अगर मैं बच्चों का सोचूं तो मेजॉरिटी लाइफ एक यंग पेरेंट की बुखार, सर्दी, खांसी, डायरिया में ही निकल जाती है और एक इम्यूनिटी को लेके बहुत सारी आई थिंक ये एपिसोड एक न्यू यंग पेरेंट के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। शुरू करना चाहती हूँ बुखार से। बहुत ही कॉमन चीज़ है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि जैसे ही पहली बार बच्चा घर से बाहर निकलता है, चाहे वो प्ले ग्रुप हो या नर्सरी हो, जब भी फर्स्ट हम बच्चे को कोई एक तो उफ क्या बुखार, हर 1.5 महीने 2 महीने में वो एक आई थिंक एक्सपोजर मिलता है बच्चे को पहली बार और बुखार होना शुरू हो जाता है। कैसे इसे हैंडल करना चाहिए और क्या एज अ मॉम हमारा प्रोटोकॉल होना चाहिए, कब डॉक्टर के पास जाना है, नहीं जाना है, ऑल्सो क्या मेडिकेशंस
सही है नहीं है, इफ देयर इज एनीथिंग ऑन फीवर मैनेजमेंट दैट यू कैन शेयर? तो देखिए, ये ज़्यादातर जो बुखार 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों को होता है, ये वायरल इन्फेक्शंस की वजह से होता है, क्योंकि इतनी टाइप की वायरसेस हैं, रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं। तो जैसे ये बच्चा 1-1.5 साल के बाद प्ले ग्रुप या डे केयर वगैरह में जाने लगते हैं, तो ये वायरल इन्फेक्शंस उनको होने लगते हैं। और ये आम तौर से ये देखा गया है कि 5 से 6 बार बच्चे का साल में बीमार होना नॉर्मल है। तो यूजुअली शुरुआत बुखार से होती है या सर्दी खांसी से होती है, और ये बुखार के साथ सर्दी खांसी होना आपको बता देता है कि ये वायरल इन्फेक्शन है। ये कॉमन है, और इसमें देखा गया है कि बच्चा हंसता खेलता रहता है, क्योंकि कई बार माँ को पता नहीं है कि ये जो बुखार है ये सीरियस है या नॉट सीरियस है। तो हम एज डॉक्टर माँ से कई बार पूछते हैं कि आपका बच्चे का जब बुखार उतर जाता है तो वो कैसा है, तो माँ यूजुअली बोलती है कि जब ये बुखार होता है बच्चे को तो वो डल होता है, पर जैसे ही हम बच्चे को बुखार की दवा दे देते हैं तो वो खेलने कूदने लगता है। तो हम बोलते हैं कि हम जान जाते हैं कि ये फिर वायरल इन्फेक्शन है। और अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है ना, जिसके लिए डॉक्टर के पास जाना और एंटीबायोटिक्स लेना ज़रूरी होता है, तो बच्चे का जैसे ही बुखार उतरता है ना, फिर भी वो डल ही रहता है। तो ये एक डिफरेंशिएशन फैक्टर है। तो सबसे पहले ज़्यादातर ये जो इन्फेक्शंस होते हैं ये वायरल होते हैं, और इनके लिए कोई स्पेसिफिक दवा की ज़रूरत नहीं होती, कोई टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती, और 3-4 दिन में ये बच्चे अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो अगर हम फीवर के मैनेजमेंट की बात करें, तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि ये फीवर बच्चे को किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि पेरेंट्स के मन में ये शंका होती है कि ये फीवर से मेरे बच्चे को कोई नुकसान हो जाएगा। सिर्फ कुछ बच्चों में बुखार के साथ अकड़ी आ सकती है, जिसको हम फेब्राइल सीजर बोलते हैं, पर वो भी 4 से 5% बच्चों में ही। बाकी सब बच्चों में बुखार से कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला। तो हाँ, अगर आपके बच्चे को बुखार के साथ अकड़ी आने की प्रॉब्लम है तो उसको बुखार को फटाफट कम करने की ज़रूरत है। पर बाकी सब बच्चों में ऐसा नहीं हमको सोचना है कि हमको बुखार को फटाफट 98 पे लाना है। तो ये हमको मन में से ये डर निकाल देना चाहिए कि बुखार के कारण को जानना ज़रूरी है, बजाय कि बुखार को कम करना। सेकंड चीज़ ये है कि बुखार से हाँ बच्चे को परेशानी होती है, क्योंकि हमें भी जब बुखार होता है तो पूरा बदन टूटता है, हमको अच्छा नहीं लगता, इसलिए बुखार को कम करना ज़रूरी है। और जो सेफेस्ट मेडिसिन बुखार के लिए है वो है पैरासिटामॉल। वो सेफेस्ट मेडिसिन है बुखार के लिए, और वो उसका डोज है 10 to 15 मिलीग्राम पर केजी, और वो हम हर 4 से 6 घंटे बच्चे को दे सकते हैं, और वो सेफेस्ट मेडिसिन है। पर ये हमको जानना ज़रूरी है कि जो पैरासिटामॉल है वो कई स्ट्रेंथ्स में उपलब्ध है। तो जब भी आप वो पैरासिटामॉल दें तो ये अच्छे से देख लें कि कौन से स्ट्रेंथ वाली पैरासिटामॉल है और सही डोज दें, क्योंकि अगर आपने गलती से पैरासिटामॉल की बहुत हाई डोज दे दी तो उससे भी टॉक्सिसिटी हो सकती है। जो दूसरी दवाई बुखार के मैनेजमेंट के लिए है वो है आइबुप्रोफेन। तो आइबुप्रोफेन थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दवा है, तो कई बार अगर बच्चे का बुखार पैरासिटामॉल से नहीं उतर रहा तो हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि आप आइबुप्रोफेन भी दे सकते हैं, जिसकी डोज है 5 to 10 मिलीग्राम पर केजी, और जो हर 6 घंटे पे दे सकते हैं, लेकिन वो हम खाली पेट नहीं दे सकते। और कई बार हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि आप दोनों दवाएं भी यूज़ कर सकते हैं ऑल्टरनेटली, यदि बुखार बहुत तेज़ है। इन 2 दवाओं के अलावा कोई भी और दवा हमें बुखार के लिए नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, जैसे मेफ्टाल या जैसे निमेसुलाइड। और ये भी जानना ज़रूरी है कि हमको ऐसा नहीं करना है कि अगर बच्चे का बुखार हर 3 घंटे में आ रहा है तो हम उनको ये दवाओं की ज़्यादा डोज दे दें। और एक बहुत साधारण तरीका जिससे बच्चे का बुखार जल्दी से कम हो सकता है वो है कि बच्चे को नहला देना। कई बार माँ बाप बच्चे के सर पर पानी की पट्टी रख देते हैं, और वो पानी की पट्टी से बुखार जल्दी नहीं उतरेगा, पर अगर हम बच्चे को ल्यूकवार्म वाटर से नहला दें तो उसका बुखार फटाफट नीचे उतर जाता है। तो ये 3 चीज़ें हैं जिससे हम बच्चे का बुखार उतार सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि ये जानना ज़रूरी है कि बुखार का कारण क्या है, बल्कि हम सारा अपना अटेंशन बुखार को कम करने में लगाएं और ये ना जाने कि बुखार का कारण क्या है। और हाँ, अगर आपके बच्चे को बुखार है और उसका बुखार या तो वो बुखार के साथ बहुत डल हो गया है या फिर उसका बुखार 2-1 दिन में नहीं उतर रहा, तो आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर के साथ संपर्क करना चाहिए जानने के लिए कि अब हम आगे क्या करें। ठीक है, टू समराइज,
अगर बच्चे को साथ में सर्दी खांसी हो गई है तो अच्छी बात है, क्योंकि अब पता है कि वायरल, मोस्ट लाइकली वायरल है, बैक्टीरियल नहीं है। बुखार देने पे जब बुखार उतर रहा है और बच्चा फिर से नॉर्मल बिहेव कर रहा है, अनदर पॉजिटिव साइन कि ये तो नॉर्मल वायरल है, 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा। फीवर मैनेजमेंट आई थिंक आपने बहुत अच्छे से समझा दी। पैरासिटामोल, आइबुप्रोफेन, आपने मेंशन किया 2 ड्रग नेम्स, मेफ्टाल और नाइस, आई नो द ब्रांड नेम। ये बैन भी हो चुके हैं कुछ कंट्रीज में। आई थिंक इंडिया में भी अब नाइस बैंड है। यस, थोड़ा और फिर भी अवेलेबल है। सो थोड़ा बात करें कि प्लीज, आई थिंक आई वुड वांट टू स्पेंड 1 मिनट ऑन कैसे हिस्टोरिकली ये यूज होते थे और क्यों ये बैन हुए, और व्हाई शुड अ मॉम स्टे अवे फ्रॉम दीज टू। सी नाइस, आई थिंक एक प्रॉब्लम नाइस के साथ ये है कि नाइस बहुत ज़्यादा पावरफुल ड्रग है। तो अगर आप नाइस दे देते हैं बच्चे को तो उसका बुखार 12 से 24 घंटे तक गायब हो जाता है। और कई बार माँ बाप ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा ठीक हो गया, और बल्कि जो उसकी अंदर की बीमारी है वो पनपती रहती है। तो फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है कि हमारा बच्चा ठीक हो गया। तो एक तो ये प्रॉब्लम है, और दूसरे आई थिंक नाइस के साथ कोई किडनी एंड लिवर डैमेज के भी इश्यूज हैं, इसलिए। और मैं तो कहूँगी कि ये जो बहुत पावरफुल मेडिसिन हैं जो बुखार को एकदम कम कर देती हैं, उससे पेरेंट्स को एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है, जिससे अंदर की बीमारी बढ़ती जाती है और ऊपर से बच्चा का बुखार चला जाता है, जिससे वो डॉक्टर के पास भी नहीं जाते। तो आई थिंक ये एक बेसिक प्रॉब्लम है नाइस के साथ। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि बुखार एक सिग्नल है और एक बहुत ही अच्छा डेटा पॉइंट है डॉक्टर के लिए भी कि कितनी देर में आ रहा है, कितना आ रहा है। गॉट इट। मेरे बच्चों के साथ अनफॉर्चुनेटली टेंडेंसी होती है कि ज़्यादातर बुखार 103 पे सीधा पहुंच जाता है, और मैं हमेशा वो कॉम्बिनेशन सिचुएशन में लैंड हो जाती हूँ जहाँ डॉक्टर बोल देता है पैरासिटामोल से तो कुछ हो नहीं रहा है, आइबुप्रोफेन पे जाना पड़ेगा। एक बार कभी ऐसे हुआ है जहाँ कॉम्बिनेशन करना पड़ा बिकॉज बहुत ही गंदा वाला बुखार आ गया था। तो ये हाई फीवर के बारे बताइए कि एट व्हाट लेवल इट इज़ अलार्मिंग, बिकॉज पर्सनली मुझे एज अ मॉम लगता है कि जैसे वो 103 टच होता है ना, मेरा थोड़ा स्ट्रेस लेवल भी उस लेवल पे टच होने लगता है। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि द कॉज ऑफ फीवर इज मोर इम्पॉर्टेंट। मतलब जो फीवर का कारण है ना वो ज़्यादा अलार्मिंग है रादर देन फीवर इटसेल्फ। क्योंकि कई वायरल इन्फेक्शंस हैं, जैसे फ्लू। जब बच्चा आपका सुबह अच्छे खासे स्कूल गया है और शाम को आते ही उसको सीधा 104 फीवर हो जाता है, और पेरेंट्स बहुत ज़्यादा वरिड हो जाते हैं कि अरे मेरे बच्चे को 103-104 फीवर है। पर वो 103-104 फीवर से उसको कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। आप बस वरिड हो जाएंगे कि ये 103-104 है। और मैंने जैसे बोला कि अगर आपके बच्चे को फेब्राइल सीजर्स नहीं है तो ये 103-104 फीवर उसको कोई टाइप का डैमेज नहीं करेगा। हाँ, बस ये प्रॉब्लम है कि ये फीवर को उतारने में ज़्यादा मुश्किल होगी। ऑन दी अदर हैंड, आपके बच्चे को कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा और उसका फीवर सिर्फ 100-101 जाएगा, पर फिर भी वो फीवर ज़्यादा वरीसम है क्योंकि उसका कारण खराब है। तो मैं एज ए डॉक्टर ये बोलना चाहती हूँ कि हाइट ऑफ फीवर हैज़ नथिंग टू डू विद द सीरियसनेस ऑफ द डिजीज। आपको एक मामूली वायरल इन्फेक्शन से भी 103-104 फीवर हो सकता है, और आपको एक सीरियस इन्फेक्शन से आपका फीवर 100-101 रह सकता है। तो हाई फीवर आपको एक नहीं है कि अरे मेरे बच्चे को 103-104 फीवर हो गया, मेरे को जरूर इसको कोई बहुत खराब बीमारी है, जरूर मेरे को इसको एंटीबायोटिक देना है या मेरे को ऐसा कुछ करना है। तो वो मैं एक बात बताना चाहती हूँ। ठीक है डॉक्टर, कारण पे समझते हैं, राइट? वायरल एंड बैक्टीरियल हमने समझा, बट एज पेरेंट्स क्या कोई और टाइप की इन्फेक्शियस डिजीजेस है, और या रादर द क्वेश्चन इज हमें क्या क्या ऑब्जर्व करना है? क्योंकि आपने बोल दिया टेम्परेचर और हाइट ऑफ टेम्परेचर इज नॉट क्रिटिकल, राइट? अगर सर्दी बुखार भी है, खांसी भी है और टिपिकल वायरल लग रहा है तो इट्स ओके। क्या और चीजें हैं वेयर इट इज कि नहीं डॉक्टर के पास जाना चाहिए? सी ज़्यादातर ये जो बच्चों में जो बुखार होते हैं ना, वो उसका कारण काफ़ी सीजनैलिटी से पता चल जाता है। क्योंकि अभी ये वायरल चल रहे हैं, अभी जैसे इस टाइम जो ज़्यादातर बच्चों को फीवर हो रहे हैं वो फ्लू के कारण हो रहे हैं। अब थोड़े टाइम बाद जैसे बारिश हो गई
तो डेंगू आने लग जाएगा, मलेरिया आने लग जाएगा। तो काफ़ी कुछ ये सब सीजनल है, या फिर हैंड फुट माउथ डिजीज़ हो जाएगा स्टार्ट, ऐसा कुछ है। तो पेरेंट्स को भी पता होता है, बिकॉज ज़्यादातर पेरेंट्स है ना वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में कनेक्टेड बिल्कुल। होते हैं, उनको पता होता है कि अभी ये चल रहा है, अभी वो चल रहा है। तो उससे भी कुछ आइडिया लग जाता है कि मेरे बच्चे को भी क्या बीमारी होगी, और डॉक्टर्स को भी लग जाता है पता कि क्या होगी। अब जैसे कि कोई डेंगू चल रहा है, मतलब कई बच्चे आपके पास डेंगू के साथ आ रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई पेरेंट बच्चे के बुखार के साथ आता है, तो कई डॉक्टर्स पहले दूसरे दिन पे ही डेंगू का टेस्ट करा लेते हैं, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंगू इज हाई। तो जैसे मैंने कहा कि पेरेंट्स के लिए एक ये चीज़ है कि आपके बच्चे को जैसे बुखार आया, आपने 1 दिन वेट किया, 2 दिन वेट किया, बट बाय द 3rd डे यदि बच्चे को सर्दी खांसी नहीं हुई है, आपके बच्चे को लूज मोशन नहीं हुए हैं, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि फिर ये जो फीवर है ये कुछ और और भी हो सकता है। ओके, सो ओनली फीवर लास्टिंग फॉर 3 days प्लस, और मैं 3 days प्लस भी नहीं बोलूंगी, मैं 2 days प्लस बोलूंगी कि अगर आपका फीवर, बच्चे का बुखार तीसरे दिन उतर नहीं रहा है और ना ही उसको सर्दी खांसी हो रही है, तो फिर आपको उस सिचुएशन में जाना चाहिए, बिकॉज ये कुछ और भी हो सकता है। हाँ, ये वायरल भी हो सकता है, ज़्यादातर केसेस में ये वायरल भी होगा, पर फिर वो चीज़ डॉक्टर को देखनी Eliminate. चाहिए। और अगर पहले दिन का बुखार ही है पर आपका बच्चा बहुत डल है, खा पी नहीं रहा, बुखार उतरने के बाद भी वो डल है, तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये मैं पेरेंट्स को सलाह दूंगी। आई थिंक ये बहुत ही एक्शनेबल रहा, थैंक यू सो मच। अब चलते हैं ट्रीटमेंट पे। मैंने 2 स्कूल ऑफ थॉट्स देखे हैं वायरल को लेके। मेरी मॉम डॉक्टर थी, उन्होंने मुझे एक तरह ट्रीट किया। एज अ मॉम मेरा स्कूल ऑफ थॉट भी है, और डॉक्टर्स में भी मैंने देखा है, अगर मैं अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाऊं, 1-2 अप्रोचेस दिखती है, एंड दैट इज प्रो एंटीबायोटिक एंड एंटी एंटीबायोटिक। बेसिक सर्दी खांसी वायरल है। मेरी खुद की रिसर्च एज अ मॉम ये कहती है कि एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है और एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए। मैंने भी ऐसा ही पीडियाट्रिशियन चुना है जो कभी एंटीबायोटिक नहीं लगता। सो माई किड इज नाउ 6 years old, and I think in 6 years once antibiotic was taken because of something else, it wasn't a सर्दी बुखार केस। उन्होंने, मेरे बच्चे ने कभी एंटीबायोटिक नहीं। ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जो कहते हैं ले लो जल्दी ठीक हो जाओगे, तो वो 3 day एजिथ्रोमाइसिन कोर्स, और ये समथिंग मैं पर्सनली अपने लिए भी, क्योंकि मुझे जैसे ही बच्चे वायरल लाते हैं वो तो ठीक हो जाते हैं, मैं बीमार हो जाती हूँ। सो आई हैव दिस वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू फॉर किड्स एज वेल एज फॉर एडल्ट्स, दैट हाउ टू डिसाइड व्हेन टू गो फॉर एन एंटीबायोटिक एंड नॉट। तो एक बात बहुत पक्की है कि ये डिसीजन जो एंटीबायोटिक्स का है, ये आपको खुद कभी नहीं लेना है, ये डिसीजन आपको डॉक्टर पे छोड़ना है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में भी डॉक्टर्स गलत डिसीजन लेते हैं एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करने का। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि ये बहुत क्लियर है कि वायरल इन्फेक्शंस में एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है, बिकॉज एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया पे काम करते हैं। और ये एक्सेसिव एंटीबायोटिक यूज़ जो हमारी कंट्री में हो रहा है वो वायरल इन्फेक्शंस, उसी की वजह से रेजिस्टेंट बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं। नहीं, अभी कई लोग बोलते हैं कि क्या नुकसान होने वाला है, अगर मैं 3-4 दिन का एंटीबायोटिक ले लूँगी तो उससे क्या नुकसान होने वाला है। तो उसका प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं और हमारी ज़रूरत नहीं होती एंटीबायोटिक की, तो ये जो एंटीबायोटिक्स है ना, हमारे जो बॉडी के गुड बैक्टीरिया हैं उनको किल कर देते हैं, और वो जो गुड बैक्टीरिया या फिर जो सेंसिटिव बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन्स या नोज थ्रोट में रहते हैं, वो रिप्लेस हो जाते हैं रेजिस्टेंट बैक्टीरिया से। तो अगली बार अगर हमारे को कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन रेजिस्टेंट इन्फेक्शन होगा, जिसके लिए नॉर्मल एंटीबायोटिक्स हमारे लिए काम नहीं करेंगे, और पूरी कम्युनिटी में रेजिस्टेंट बैक्टीरिया फैल जाएंगे हमारे स्टूल के द्वारा वगैरह। तो ना ही ये एंटीबायोटिक्स हमारे लिए इस इन्फेक्शन के लिए मददगार हैं, बल्कि फ्यूचर इन्फेक्शंस के लिए डेंजरस हैं और पूरी कम्युनिटी के लिए डेंजरस हैं। और वो जो एंटीबायोटिक्स से हमें जो साइड इफ़ेक्ट्स होने वाले हैं, जैसे कई एंटीबायोटिक्स से एलर्जी हो जाएगी या फिर हमारे को लूज मोशंस हो जाएंगे, वो प्रॉब्लम अलग। तो
जो इसीलिए ये जो एंटीबायोटिक्स का जो डिसीजन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन है। और इसीलिए मैं कई बार पेरेंट्स को बोलती हूँ, यदि आपके बच्चे को बुखार सर्दी खांसी है और वो पहला ही दूसरा दिन है और वो बच्चा एक्टिव है प्लेफुल है, तो आप डॉक्टर के पास जाइए ही मत, क्योंकि वो कई बार वो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक दे देगा जो नुकसानदायक है आपके बच्चे के लिए। Picking up from what we were discussing, antibiotic versus no antibiotic, right? One logic very recently किसी ने मुझे बताया, अरे वायरल है तो क्या हुआ, एंटीबायोटिक ले ले, क्योंकि सेकेंडरी इन्फेक्शंस हो जाते हैं, तो उससे बचने के लिए पहले ही एंटीबायोटिक ले ले। तो मुझे ये एक चीज़ समझनी है कि इज़ इट स्टिल वर्थ इट, क्योंकि कभी उनका ये कहना था कि वायरल होता है और क्योंकि वायरल से इम्यूनिटी डाउन जाती है तो बाद में सेकेंड राउंड एक बैक्टीरिया का हो सकता है, तो इसलिए एंटीबायोटिक ले लो। हाँ, जैसे कि अगर आपको अपर रेस्पिरेटरी वायरल हुआ है तो उसके बाद ईयर इन्फेक्शन हो सकता है, साइनोसाइटिस हो सकता है, निमोनिया हो सकता है। तो पहली बात तो ये है कि 100 लोगों को अगर वायरल होगा तो उनमें से एक को सेकेंडरी बैक्टीरियल होगा। तो इसका मतलब 100 लोग वायरल के लिए एंटीबायोटिक्स लेंगे तो एक को उसकी रियली ज़रूरत है। और सेकेंड स्टडीज़ ने ये देखा है कि एंटीबायोटिक लेने से सेकेंडरी इन्फेक्शंस प्रिवेंट नहीं होते। इनफैक्ट अगर उसको वो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो वो रेजिस्टेंट होगा, ताकि फिर वो एंटीबायोटिक भी काम नहीं करेगा। तो enough studies are there to show कि the giving antibiotics does not prevent secondary bacterial infection. I think very clear, thank you. अब चलते हैं बुखार सर्दी खांसी से नेक्स्ट चीज़ पे, which is डायरिया और some kind of vomiting. बच्चों के केसेस में ये भी बहुत कॉमन है। इसे कैसे मैनेज किया जाए, कैसे एक मॉम को पता चले कि ये अब सीरियस है और डॉक्टर के पास जाना है? तो ये भी एक बहुत कॉमन इन्फेक्शन है जो हम बच्चों में देखते हैं। तो वॉमिटिंग के लिए हम लोग हर मम्मी को बोलते हैं कि वो ये दवा ऑन्डेम या एमसेट अपने पास रखे, बिकॉज ये बहुत पावरफुल है और ज़्यादातर बच्चे एक डोज से ही वॉमिटिंग करना बंद कर देते हैं। यूजुअली 5 या 10 ml का डोज हम देते हैं बच्चों को। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट वॉमिटिंग और डायरिया के लिए ORS है, क्योंकि वॉमिटिंग से शरीर में और डायरिया से शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो हम यूजुअली यही बोलते हैं कि मेन ट्रीटमेंट डायरिया और वॉमिटिंग का है कि आपको ORS देना चाहिए, जिससे कि ये पानी की कमी ना हो। एक इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे कि अडल्ट्स में लोग ये इमोडियम या लोपेमाइड ये सब दवाई लेते हैं डायरिया बंद करने के लिए। बच्चों में ये दवाई बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उससे उनके हाथों में सूजन आ जाती है, पैरालिटिक आइलियस हो जाता है, जो डेंजरस है। तो हम ये भी बोल देते हैं कि हम कोई दवा नहीं दे सकते ये डायरिया को रोकने के लिए। सो डायरिया होने दो, पर सप्लीमेंट करो ORS से, ताकि उसे आप रिप्लेस कर सको इलेक्ट्रोलाइट्स। और एक और बात, जो ORS देना है वो एकदम से नहीं देना है, सिप सिप करके बच्चे को देना है, ताकि वो उल्टी ना करे और एकदम से लूज मोशन ना बढ़ जाए। मतलब हर 1-2 मिनट में 1-1, 2-2 चम्मच बच्चे को पिलाते रहें। अच्छा। एक और इम्पॉर्टेंट थिंग है, जो भी 5 साल से कम उम्र का बच्चा है उसको हम जिंक सप्लीमेंट देते हैं डायरिया में। सो ये 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, वॉमिटिंग की मेडिसिन, ORS और जिंक सप्लीमेंट। बहुत सारी मदर्स बच्चे को प्रोबायोटिक्स देते हैं डायरिया में। सबसे पहले वो बोलेंगे कि हम एंट्रोजर्मिना दे रहे हैं, तो प्रोबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है डायरिया में। और 5वीं चीज़, एंटीबायोटिक्स का भी रोल नहीं है बच्चों के डायरिया में, अनलेस उनके स्टूल में ब्लड हो। क्योंकि वायरल इन्फेक्शन जैसे अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में एक एंटीबायोटिक का बहुत मिसयूज़ है, और सेकंड डायरिया में भी एंटीबायोटिक्स का बहुत मिसयूज़ है। तो अगर हम इन 2 चीज़ों में एंटीबायोटिक्स देना बंद करें तो मेरे ख्याल से 50% एंटीबायोटिक मिसयूज़ जो हो रहा है हमारी कंट्री में वो बंद हो जाएगा। बुखार के साथ डायरिया, बुखार के साथ वॉमिटिंग, जब ये चीज़ें साथ में आ जाती है, फॉर यू टू डायग्नोज, डज इट चेंज, डज इट बिकम मोर सीरियस? मतलब हम कब आप डॉक्टर के पास आए? तो जनरली क्योंकि डायरिया और वॉमिटिंग भी इन्फेक्शन की वजह से ही होते हैं, तो बुखार तो होगा ही। लेकिन डायरिया, वॉमिटिंग, फीवर के अंदर जो रेड फ्लैग साइंस है वो ये है
कि यदि आपका बच्चा बहुत डल हो गया है, यदि वो पेशाब नहीं कर रहा, यदि उसकी आंखें अंदर धंस गई हैं, यदि वो ठीक से ORS नहीं ले रहा, तो ये सारे साइंस डिहाइड्रेशन के हैं। और यदि उसके स्टूल में ब्लड आने लग गया है या पेट फूल गया है, तो ये सारी, या वो लगातार वॉमिटिंग कर रहा है ताकि आप ORS देने में समर्थ नहीं है, तो ये सब चीज़ें डेंजर साइंस है जिसके लिए आपको फ़ौरन बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चे को शायद हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत हो और IV फ्लूइड्स की ज़रूरत हो। मतलब अगर ORS ले रहा है बच्चा और उल्टी रुक गई है और सब डिहाइड्रेशन के चांसेस नहीं है, तो यू कैन comfortably stay home. Otherwise, you should rush to the doctor. I think that's very useful. Diarrhea हो गया, vomit हो गया, सर्दी खांसी हो गई. I think upper respiratory, कफ, खांसी, ये ऐसी चीज़ें हैं कि बुखार आके चला जाता है और कभी कभी एक क्रॉनिक चलता रहता है कफ का इशू. मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है कि नवंबर दिसंबर के महीने में मेरे दोनों बच्चे कंटिन्यूसली खौ 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 चल रहा था घर में. मतलब वो 2 महीने ठीक ही नहीं हुआ और मैंने कितने कफ सिरप बदले. एक नेब्यूलाइजर भी मिला मुझे एक डॉक्टर से. इवेंचुअली मुझे एक थर्ड पीडियाट्रिशियन के पास जब मैं गई, उन्होंने कहा सब बंद कर दो. जैसे फरवरी आएगा, बॉम्बे की हवा थोड़ी क्लीन होगी, पोल्यूशन ठीक होगा, ये खांसी रुक जाएगी. आप खांसी को चेज मत करो. दिस इज ओके, दिस मच खांसी. तो मेरा पूरा वो आई वॉज चेजिंग दैट लिटिल कफ ऑल्सो. सो दिस इज जस्ट माई पर्सनल केस स्टडी हियर ऑन समथिंग आई वेंट थ्रू लास्ट विंटर्स. बट ये जो खांसी का एरिया है, इस पे आई वॉन्ट टू स्पेंड सम टाइम. तो ये एक बहुत कॉमन कंप्लेंट है, स्पेशली जो बच्चे मेट्रोस में रहते हैं. खांसी मतलब बहुत बार आपके पास ऐसे बच्चे आएंगे जो या तो सर्दी कांस्टेंट रहेगी, खांसी कांस्टेंट रहेगी. तो ये सर्दी खांसी के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं. एक तो ये बहुत कॉमन है कि अगर आपको वायरल हुआ है तो पोस्ट वायरल कफ रहता है 1-2 हफ्ते तक. तो उसमें हम लोग जनरली ये एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यदि आपके बच्चे की उम्र 4 साल से कम है तो आपको कोई भी हनी के अलावा, कोई भी हनी टस या हनी के अलावा कोई भी कॉफ सिरप नहीं देना चाहिए, बिकॉज ये बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं. तो पोस्ट वायरल कफ को कभी कभी जाने में 1-2 हफ्ते लग जाते हैं. और दूसरा कॉमन कॉज कफ का एलर्जिक कफ है, बिकॉज आजकल इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, तो वो एलर्जी या तो नोज़ की हो सकती है और एक लंग की हो सकती है. और नोज़ की एलर्जी तो बहुत ज़्यादा कॉमन है और इसके यूजुअल सिम्टम्स ये हैं कि आपके बच्चे को एक बार सर्दी शुरू हुई तो वो जाती ही नहीं है, या वो बच्चा रात को स्नोर करता है, या वो बार बार नाक को ऐसे ऐसे रब करता रहता है, या सुबह उठ के स्नीजिंग करता है. तो ये सारे सिम्टम्स नेजल एलर्जी के हैं, वायरल के नहीं है, क्योंकि बुखार नहीं होता है ऐसे बच्चों को. तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और इसके लिए हमको स्पेसिफिक दवाइयाँ बच्चे को देनी पड़ती हैं, जैसे इंट्रानेजल स्टीरॉइड्स वगैरह, क्योंकि अगर हम ये नेज़ल एलर्जी को नहीं ट्रीट करेंगे तो वो बच्चे को और प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, जैसे एडिनॉइड्स हो जाएंगे, या फिर साइनस इन्फेक्शन हो जाएगा, या ईयर इन्फेक्शन हो जाएगा. वो बहुत कॉमन हो रहा है आजकल नेज़ल एलर्जी. और इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम घर के वातावरण को जितना पोल्यूशन फ्री रखें उतना अच्छा है, क्योंकि जैसे घर में कोई स्मोक करता है तो उसकी स्मोकिंग रुक जानी चाहिए. और वो सब बच्चा अगर बस में जा रहा है तो उसको बोले कि उस टाइम मास्क पहने, क्योंकि इतनी डस्ट उठती है, स्पेशली अगर ओपन विंडोज़ हैं बस की. तो ये सब चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए. और जो सेकंड टाइप का जो एलर्जिक कफ हम आजकल देख रहे हैं वो है एस्थमेटिक कफ, कि जिसमें बच्चे को खांसी होती रहती है, कभी कभी बच्चा ब्रेथलेस हो जाता है. तो वो भी काफ़ी कॉमन है और उसके लिए कभी कभी हमको इन्हेलर्स प्रिस्क्राइब करने पड़ते हैं. और वो एक चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा पेरेंट्स के मन में शंका है इन्हेलर्स के लिए, क्योंकि अगर वो नेबुलाइज़र आप उनको दे दो तो खुशी खुशी नेबुलाइज़र दे देंगे, बट द मोमेंट आप उनको वो इन्हेलर दो तो वो इतना घबरा जाते हैं. और मेरे ख्याल से हिंदी मूवीज़ का इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि उसमें कई हिंदी मूवीज़ में ऐसा दिखाया गया है कि पर्सन को एक
अटैक आ रहा है और उसके हाथ में वो इन्हेलर नहीं है और उसको कुछ हो जाता है, तो पेरेंट्स को ऐसा घबराहट होती है कि ये इन्हेलर अगर मेरे बच्चे को दिया जाए तो उसको इसकी आदत पड़ जाएगी और फिर बाद में वो इसके बाद बिना रह नहीं सकेगा। तो वो इन्हेलर्स को देते नहीं है और वो बच्चा इतना, तो उनको वो मिथ हमको ब्रेक करनी पड़ेगी कि जो दवा नेबुलाइजर में दी जाती है वही इन्हेलर में होती है और ये बच्चे के लिए ईजियर और बेटर मेथड है देने का दवाई। तो ये हमको ये देखना है कि बच्चे को ये एलर्जी तो नहीं है और उसको ये सब दवाओं की ज़रूरत तो नहीं है, और अगर इन दवाओं की ज़रूरत है तो पेरेंट्स को वो दवा बच्चे को डॉक्टर के सुपरविजन में देनी चाहिए, क्योंकि उससे वो बच्चा कुछ बच्चों को तो नॉन स्पेसिफिक कफ होता है कि दिन में वो 3-4 बार खांसेंगे, तो उसको हम चेज नहीं करते जैसे आपने बोला। पर अगर किसी बच्चे को वास्तव में कफ है जो उसकी नाइट टाइम स्लीप डिस्टर्ब कर रहा है, डे टाइम उसको स्कूल जाने से रोक रहा है, तो उसका कारण पता लगाना और उसको ट्रीट करना विद प्रॉपर एंटी एलर्जिक मेडिसिन ज़रूरी है, बिकॉज ये हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे पुअर AQI की वजह से प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। आई थिंक आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, क्योंकि मैंने हमेशा मेरे डॉक्टर से भी ये पॉइंट सुना है। जब मैं कुछ भी कंप्लेन करती हूँ ना कि ये हो रहा है वो हो रहा है, वो रात को सो रहा है, और अगर बच्चा रात को सो पा रहा है थोड़ा बहुत इधर उधर दिन में खास के, तो कोई बात नहीं। सो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा डिफरेंशिएशन है टू नो द इंटेंसिटी ऑफ द प्रॉब्लम, कि कितना डॉक्टर के पास जाना है, नहीं जाना है, मेडिकेशन लेना है कि नहीं लेना। अगर रात डिस्टर्ब हो रही है तो इट्स टाइम टू वर्क ऑन इट। एंड वही हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि आप दिन में 3-4 खांसी को मत इतना वो दो, क्योंकि अगर किसी बच्चे को माइल्ड एलर्जिक टेंडेंसी है तो हम उनको ज़ीरो कफ नहीं कर सकते। हमें ये डिसाइड करना है कि कब उसके लिए इंटरवीन करना ज़रूरी है। बहुत बार आपने मेंशन किया फ्लू, राइट? थोड़ा समझाएंगे कि फ्लू क्या होता है और हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर इन्फेक्शंस? तो फ्लू मतलब इन्फ्लुएंजा, और हम सब इन्फ्लुएंजा के बारे में जानते हैं बिकॉज 2009 में एक पैंडेमिक हुआ था H1N1, जिसको हम स्वाइन फ्लू बोलते हैं। अब 17 साल हो गए उस बात को, पर स्वाइन फ्लू सबको याद है। तो इन्फ्लुएंजा एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो सर्कुलेट करता है, और हमारे यहाँ मुंबई में जो पीक सीज़न है वो जून जुलाई है मॉनसून के साथ, और ये भी कोई भी तरह के वायरल इन्फेक्शन के जैसा ही है, बट इसका इशू ये है कि इसमें जनरली जो फीवर होता है वो ज़्यादा हाई होता है, और ज़्यादातर लोगों को फीवर सर्दी खांसी होके 3-4 दिन में ठीक हो जाता है, बट कुछ लोगों को फ्लू से निमोनिया भी हो सकता है, स्पेशली जो बच्चे 5 साल से कम हैं या जो बुज़ुर्ग लोग हैं या जिनको और हार्ट लंग प्रॉब्लम्स हैं। तो फ्लू से बचने के लिए एक वैक्सीन उपलब्ध है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन, जो एटलीस्ट 50% प्रोटेक्शन देता है सिवियर इन्फ्लुएंजा से। तो हम रेकमेंड करते हैं कि जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं या जो बुज़ुर्ग हैं 65 साल से ऊपर, या फिर जिन भी लोगों को कोई क्रॉनिक बीमारी है, उनको ये हर साल फ्लू का वैक्सीन लेना चाहिए। लेकिन कई पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर हमने अपने बच्चे को फ्लू का वैक्सीन दिया है तो वो जो हर बार सर्दी खांसी होती है उसको साल में वो बंद हो जाएगी, तो वो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हर बार सर्दी खांसी होती है वो अलग अलग टाइप के रेस्पिरेटरी वायरसेस से होती है, और फ्लू हमें एक टाइप के वायरस से बचाता है, वो भी सिवियर इन्फेक्शन से। तो ऐसा नहीं है कि आपने फ्लू का वैक्सीन अपने बच्चे को दिया है तो वो जो साल में 4-5 बार बीमार होता है वो बीमार होना बंद हो जाएगा। हाँ, बट एटलीस्ट थोड़ा सा कुछ हम कर सकते हैं टू अवॉइड द इन्फ्लुएंजा थिंग। सो फ्लू वैक्सीन लेना इज recommended, there is no harm in certain categories of people. Asthma, is there anything else you would want to cover on? No, I just said कि वो बच्चों में आजकल कॉमन हो रहा है, और यूजुअली लोग कई बार समझते हैं कि अस्थमा का मतलब कि बच्चे को सांस लेने में दिक्कत या सांस तेज चल रही है या वीजिंग हो रही है, वो अस्थमा है। पर अस्थमा कई टाइप का होता है, सिर्फ बच्चा खांस रहा है वो भी अस्थमा हो सकता है, रात के टाइम खांस रहा है या भागते हुए खांस रहा है, तो अस्थमा के कई रूप है। सिर्फ ये नहीं है कि बच्चे को अगर सांस में दिक्कत हो रही है या वीजिंग हो रही है वही अस्थमा। तो उसका किसी भी बच्चे को अगर बार बार बिना बुखार की खांसी हो रही है और वो बार बार पेरेंट्स बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास जा रहे हैं और उसको
सिरप्स दे रहे हैं या नेबुलाइज कर रहे हैं तो वो अस्थमा हो सकता है। और एक चीज़ मैंने बहुत बार देखी है कि कई बार डॉक्टर्स है ना वर्ड अस्थमा नहीं यूज़ करते पेरेंट्स के लिए। वो हर महीना बच्चे को खांसी हो रही है, वो डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, डॉक्टर अस्थमा की दवाई ज़रूर दे रहा है पर बोल रहे नहीं बच्चे को ब्रोंकाइटिस है या ये है, पर अस्थमा शब्द नहीं यूज़ करते क्योंकि जैसे ही बच्चे पेरेंट्स के सामने वो वर्ड अस्थमा यूज़ किया ना, पेरेंट्स इतने घबरा जाते हैं और वो उस डॉक्टर के पास ही जाना बंद कर देते हैं क्योंकि उनको वो एक मिथ और एक स्टिग्मा है वो अस्थमा वर्ड के लिए। तो थैंक्स टू मूवीज अगेन। हाँ, तो वही पर अस्थमा कई प्रकार का हो सकता है और यदि बच्चे को बार बार खांसी हो रही है जिसके लिए आपको नेबुलाइज करना पड़ रहा है बच्चे को, तो वो बेसिकली एक टाइप का अस्थमा ही है। Got it. अब सब बीमारियों के बारे तो हमने समझ लिया, कैसे मैनेज करना है, कब डॉक्टर के पास जाना है। और जब बच्चे इस तरह बीमार होते हैं, हमेशा थोड़े थोड़े महीनों में बुखार आ रहा होता है, नोज फ्लो हो रहा होता है, आ जाते हैं दादी दादा, नाना नानी, क्या कर रही हो, अच्छे से खिलाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ। सो देयर कम्स द टॉपिक ऑफ हाउ डू वी बिल्ड इम्यूनिटी, राइट। और मेरा तो बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है मेरे ऑल द ग्रैंड पेरेंट्स इन द हाउस, क्योंकि मेरा पर्सनल थॉट अगेन स्कूल ऑफ थॉट्स एंड आई वुड लव टू हियर योर ओपिनियन देयर। उनका मानना ये है कि हर टाइम हैंड सैनिटाइज करो, नीचे गिर गया तो उठा के मत खाओ। और मेरा मानना ये है कि बिल्कुल बिंदास खाओ। मेरी मम्मा ने मुझे बचपन में ऐसे ही रफ एंड टफ रखा, मैं तो बिना चप्पल के सड़क पे खेलने निकल जाती थी मेरे चाइल्डहुड में। और आजकल इतनी ज़्यादा क्लीनिनेस और सब कुछ हो गया है, तो मेरा तो ये स्कूल ऑफ थॉट है कि इट्स ओके, राइट। और ऐसे ही इम्यूनिटी बढ़ेगी। दूसरा कि जब बच्चा 2-2.5 साल का होता है, विच इज़ हैपनिंग विद माई यंगर वन, वो अभी पहली बार प्ले ग्रुप गया है, तो मुझे पता है, मैंने पहले वाले में ही सीख लिया है कि वो बीमार होते हैं जब वो जाते हैं, तो इट इज़ ओके। वो 1 साल चलेगा ये और फिर वो बंद हो जाएगा। मैं कोई सप्लीमेंट्स, गमीज, ये सारी चीज़ें नहीं दे रही हूँ, जबकि बहुत सारी माएँ हैं मेरे ही सर्कल में जो बहुत कुछ देती हैं इम्यूनिटी के लिए। तो मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि एक यंग मॉम कैसे इम्यूनिटी को डील करे और क्या देना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि ये जो बच्चे को बार बार जो ये इन्फेक्शंस होते हैं, दे आर लाइक लेसन्स फॉर हिज इम्यून सिस्टम। मतलब हर टाइम जब बच्चे को एक वायरल इन्फेक्शन होता है तो वो उसके इम्यून सिस्टम को एक स्टिमुलस देता है जिससे उसका इम्यून सिस्टम उस वायरस को रिकग्नाइज करके उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाता है ताकि आगे वो इसको इन्फेक्शन ना हो। ऐसे ऐसे उसकी इम्यूनिटी बिल्डअप होती है। अगर आप अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखेंगे तो उसका इम्यून सिस्टम एजुकेट नहीं होगा, ओके, और उसको कोई भी एक्सपोजर नहीं मिलेगा। तो वो 2 चीज़ें होंगी। एक तो कि जब वो इस शेल में से निकलेगा, ये जो शेल आपने उसको लिए बनाया है, तो उसको सिवियर इन्फेक्शंस हो सकते हैं क्योंकि उसका इम्यूनिटी बिल्डअप ही नहीं हुआ है बाय दीज लेसन्स। एंड सेकेंड इज कि उसको एलर्जी हो जाएगी बिकॉज हिज इम्यूनिटी विल शिफ्ट इन द रॉन्ग वे। इनफैक्ट ये स्टडीज ने प्रूव किया है कि ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा एलर्जी देखी गई है, उसका एक रीज़न ये है एक्सेसिव हाइजीन, एक्सेसिव क्लेनलीनेस। तो मैं ये नहीं बोल रही कि आप अपने बच्चे को बिल्कुल भी क्लेनलीनेस से दूर रखो। एक्सेसिव हाइजीन इज ऑल्सो काउंटर प्रोडक्टिव। मतलब थोड़ा बहुत हैंड वॉशिंग एंड ऑल इज फाइन, बट पूरे टाइम सैनिटाइजेशन ऑल्सो इज नॉट देयर। और ये हमने भी देखा है हमारे कंट्री के अंदर भी कि जो बच्चे which are belonging to the upper socio-economic class, etc., they have more allergies than children who are in the lower socio-economic class, क्योंकि उनकी इम्यून सिस्टम को कोई फॉरेन एंटीजेंस तो मिलते नहीं लड़ने के लिए, क्योंकि बाहर के बैक्टीरिया वायरसेस से उनका कोई एक्सपोजर होता नहीं, तो वो जो अपनी बॉडी के अगेंस्ट ही फाइट करने लग जाते हैं। तो ये एकदम सही बात है कि आपके बच्चे को पहले 5 साल में अगर वायरल इन्फेक्शंस हो रहे हैं तो ठीक है,
इट इज़ ओके, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम एजुकेट हो रहा है. नाउ सेकेंड थिंग इज जो आपने बोला कि हम उनकी इम्यूनिटी कैसे बिल्डअप कर सकते हैं. तो हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि आपको अपने बच्चे को बैलेंस डाइट देना चाहिए, क्योंकि वो उसकी ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है. उसको एडिक्वेट स्लीप और एक्सरसाइज देनी चाहिए कि हाँ, बिकॉज वो उसकी ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है और उसके इम्यून सिस्टम के ठीक होने के लिए इम्पॉर्टेंट है. पर ऐसा कोई डेटा नहीं है कि आप अपने बच्चे को विटामिन सी का सप्लीमेंट देंगे जिस तो उसको उसकी इम्यूनिटी बेटर होगी. तो ये सप्लीमेंट्स का रोल इम्यूनिटी से लिंक्ड नहीं है. सिर्फ हम कहते हैं कि आपके बच्चे को 2 टाइप के सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है. इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ उसको आपको आयरन देना चाहिए, एंड थ्रू आउट हिज चाइल्डहुड आपको विटामिन डी सप्लीमेंट्स देने चाहिए, बिकॉज हमारे कंट्री में बच्चे आर विटामिन डी डेफिशिएंट. इन दोनों सप्लीमेंट्स के अलावा कोई बच्चे को कोई और सप्लीमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है. और ऐसा नहीं है कि कोई मैजिक पिल है जिसको देने से आपके बच्चे को ये बार बार जो होते हैं इन्फेक्शंस, उससे राहत मिल जाएगी. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो बच्चों को बाबा एलर्जी होती है या एस्थमा होता है, उनके पेरेंट्स हमेशा बोलते हैं कि हम कैसे इसकी इम्यूनिटी बिल्डअप करें कि इसको ये एलर्जी ना हो. तो मैं उनको यही समझाती हूँ कि आपके बच्चे की एलर्जी इम्यूनिटी बिल्डअप करने की ज़रूरत नहीं है, उसको कम करना है, बिकॉज उसको रॉन्ग टाइप ऑफ इम्यूनिटी है, क्योंकि वो अपने ही बॉडी के अगेंस्ट रिएक्ट कर रहा है. आई नो इट्स डिफिकल्ट बिकॉज नॉर्मली पेरेंट्स सोचते हैं कि एक ऐसा टॉनिक लिख दो. बहुत बार ये टॉनिक का रिक्वेस्ट आता है और सिर्फ इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए नहीं आता. मेरा बच्चा बहुत दुबला दिख रहा है, आप टॉनिक दे दो ताकि ये मोटा हो जाए. या मेरा बच्चा खाता नहीं है, आप प्लीज़ इसकी एपेटाइट इंक्रीज करने के लिए टॉनिक दे दो. या मेरा बच्चा बार बार वायरल हो रहा है, उसको एक टॉनिक दे दो ताकि उसको वायरल होना बंद हो जाए. तो हम यही समझाते हैं पेरेंट्स को कि ऐसा कोई टॉनिक नहीं है जिससे आपका बच्चा मोटा हो जाएगा, या जिससे आपके बच्चे को वायरल होना बंद हो जाएंगे, या जिससे उसकी भूख बढ़ जाएगी. और हमारे कंट्री में अभी भी ये कॉन्सेप्ट है कि मोटा बच्चा हेल्दी बच्चा है, चब्बी होना चाहिए बच्चे को, और अगर आपका बच्चा दुबला है तो वो अनहेल्दी है. ये कॉन्सेप्ट अभी भी हमारे कंट्री में है, जो एकदम गलत कॉन्सेप्ट है. इस पे थोड़ा डबल डाउन करते हैं. आई एम सो ग्लैड आप यू ब्रॉट दिस अप. आपने बिल्कुल सही कहा, गोलू मोलू बच्चे ही अच्छे क्यूट लगते हैं, और ये मानना है. और चाइल्ड ओबेसिटी एक्सेट्रा टॉपिक पे तो अवेयरनेस ही नहीं है, राइट? प्लीज़ थोड़ा सा और समझाइए कि हाउ डू यू डिफाइन, लाइक एडल्ट्स में BMI होता है, ऐसे बच्चों में कैसे पता चले कि एज अ मॉम कि ये मोटापा अब डेंजरस की तरफ जा रहा है, अब मुझे इसे एक्सरसाइज करवानी चाहिए. तो इसीलिए पीडियाट्रिशियंस के पास जब भी कोई बच्चा आता है, हमारे पास चार्ट्स होते हैं विच आर WHO चार्ट्स एंड इवन IAP चार्ट्स. हम हमेशा बच्चे का वेट एंड हाइट उस पर प्लॉट करते हैं, और बिलो 5 years वी हैव अ वेट फॉर हाइट चार्ट जो हमें बता देता है यदि बच्चा ओबेसिटी की और ओवरवेट की तरफ जा रहा है. एंड अबव 5 years वी हैव एज स्पेसिफिक BMI चार्ट्स विच डिफाइन ओबेसिटी एंड ओवरवेट. तो हम हमेशा उस पर प्लॉट करके पेरेंट्स को दिखाते हैं, क्योंकि वो पेरेंट्स बोलते हैं मेरा बच्चा तो बहुत ही दुबला है, और हम उनको दिखाते हैं कि देखिए आपके बच्चे का वेट सही है. और कई बार जब हमें लगता है कि बच्चा ओवरवेट ओबीज है, तो हम उनको दिखाते हैं कि देखिए आपके बच्चे का यहाँ पे वेट है और उसका टारगेट वेट ये होना चाहिए. क्या नुकसान होते हैं अगर बच्चा ओवरवेट हो? तो ये सारी एक स्टडीज़ ने ये देखा गया है कि अगर आपका बच्चा बचपन में ओवरवेट या ओबीज है, तो ये एज अडल्ट्स भी ओवरवेट ओबीज ही होंगे. तो उनका वेट कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके फैट सेल्स बढ़ जाते हैं बॉडी में. तो आगे जाकर भी दे कन्वर्ट इनटू ओवरवेट ओबीज एंड अडल्ट्स. और जो सारी बीमारियां विच आर लिंक्ड विद ओबेसिटी स्टार्ट इन चाइल्डहुड. स्पेशली हम आजकल बच्चों में फैटी लिवर देख रहे हैं, डायबिटीज देख रहे हैं, और कार्डियोवैस्कुलर इलनेस स्टार्ट्स हियर. ओवरवेट आजकल बच्चे होने के बहुत कारण हो गए हैं. एक तो जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड एंड स्क्रीन टाइम. दे डोंट प्ले, दे जस्ट स्पेंड टाइम ऑन द मोबाइल. तो ये सब ऑल दीज थिंग्स आर लीडिंग टू दिस एपिडेमिक ऑफ चाइल्डहुड ओबेसिटी.
वाओ, सो बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, आपने कहा फैटी लिवर, ये सब पहले 3-4 साल में स्टार्ट हो जाती है अगर आपका बच्चा का वेट ओवरवेट है, और ये आपके हाथ में है कि आप उन्हें एक्सरसाइज कराइए, हेल्दी खिलाइए, जंक फूड से दूर रखिए. आई थिंक दिस इज अ वेरी मस्ट myth that we discussed. I'm so glad you brought this up. अब चलते हैं थोड़ी सीरियस इन्फेक्शियस डिजीजेस की तरफ, एंड आई एम श्योर आपके डे टू डे में यही सारे चीज़ों से आप डील करते होंगे. डेंगी, मलेरिया, मेनिंजाइटिस, टाइफॉइड, ये सारी चीज़ें हैं जो हमने सुनी हुई है हमारे किसी ना किसी को, इवन एज एडल्ट्स, they are still known, and they are not that rare. As for kids, कैसे हम ध्यान रखें, क्या ऑब्जर्वेशंस हो सकती हैं, एंड हाउ डू वी सॉर्ट ऑफ रीच द डॉक्टर एट द राइट टाइम व्हेन वी आर गोइंग थ्रू सच डिजीजेस? तो देखिए, सबसे पहले मैं डेंगू की बात करना चाहूँगी बिकॉज वो एक बहुत कॉमन इन्फेक्शन हो गया है, और वो भी इसलिए क्योंकि अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, ये सब, और अभी मॉनसून आ रहा है. मॉनसून आ गया है. तो और डेंगू आपको, मतलब जैसे ही डेंगू के केसेस बढ़ने लग जाते हैं, सब न्यूज़पेपर्स में आ जाता है, आपको अपने लोगों से पता चलता है, सोसाइटी में एक आध डेंगू केस हो जाएगा. तो इसका मतलब यदि आपके बच्चे को बुखार आता है और उसको सर्दी खांसी नहीं है, लूज मोशंस नहीं है, तो फिर आपको समझ लेना चाहिए कि इसको डेंगू हो सकता है, क्योंकि शुरू में डेंगू का सिर्फ सिम्टम बुखार होता है और कुछ नहीं होता उसमें. तो फिर उसमें आजकल जो टेस्ट अवेलेबल है उससे डेंगू इजीली डायग्नोज हो जाता है. तो ज़्यादातर जो केस डेंगू के होते हैं वो नॉर्मल वायरल की तरह ही होते हैं कि 3-4 दिन बच्चे को बुखार रहता है और 5वें दिन वो बुखार ठीक हो जाता है. तो डॉक्टर्स भी आजकल हर केस ऑफ डेंगू को एडमिट नहीं करते. वो लोग बस बोलते हैं कि आप बच्चे को घर पे रखो, उसको इनफ फ्लूइड्स दो, 1 से 2 लीटर पर डे डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द चाइल्ड, और डेंजर साइंस के लिए वॉच करो. और यूजुअली हर दिन या एक दिन छोड़कर एक दिन उसका ब्लड काउंट कराते हैं, देखने के लिए कि हीमोग्लोबिन तो नहीं बढ़ रहा, प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा तो नहीं गिर रहे. और जो डेंजर साइंस होते हैं डेंगू के, वो हैं कि आपके बच्चे को अगर उल्टी हो रही है, यदि आपके बच्चे को पेट में दर्द हो रहा है, या फिर आपका बच्चा ड्राउजी हो गया है, या अच्छे से फ्लूइड्स नहीं ले रहा, या बच्चे को कोई ब्लीडिंग हो रही है, ये सब डेंजर साइंस होते हैं जो आपको बताते हैं कि आप उन लोगों में हैं जिसमें डेंगू सीरियस हो गया है. बट ये जानने की जरूरत है कि 99% केसेस में जो डेंगू है वो एक और नॉर्मल वायरल की तरह ही है, जिसमें वो 4-5वें दिन तक पेशेंट ठीक हो जाएगा. पर अगर 4थे दिन तक बच्चे में ये डेंजर साइंस हो गए हैं तो इस बच्चे को फिर इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करके ड्रिप लेनी पड़ेगी, क्योंकि डेंगू का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है. उसमें लिए बस ये होता है कि आपका जो बॉडी के जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो लीकी हो जाते हैं, तो जो वाटर होता है ब्लड का वो बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड कॉन्सेंट्रेट हो जाता है और आपका ब्लड प्रेशर फॉल हो जाता है. ये डेंगू का मेन रीजन है जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन होते हैं, आपका बीपी फॉल हो जाता है और फिर पेशेंट को बचाना मुश्किल हो जाता है. और फॉर्चुनेटली डेंगू का वैक्सीन इंडिया में आने वाला है अगले 1-2 महीने के अंदर. तो वो एक काफी इफेक्टिव वैक्सीन है जो 80% प्रोटेक्शन देगा अगेंस्ट डेंगू. तो मेरे ख्याल से 4 साल से ऊपर के बच्चों को 65 साल के एडल्ट्स तक ये वैक्सीन हम लोग दे सकते हैं फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंगू. और ये वंस वैक्सीन होगा या एवरी ईयर लेना? नहीं, इट्स अ 1 टाइम वैक्सीनेशन और 2 डोज देने होते हैं, 1 at 0 and then at 3 months. तो आप अपने डॉक्टर से इस वैक्सीनेशन के बारे में बात कर सकते हैं. टाइफॉइड, मलेरिया. सो टाइफॉइड के बारे में मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी, क्योंकि टाइफॉइड एक वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ है और ज़्यादातर लोगों को टाइफॉइड का वैक्सीन मिला होता है प्राइवेट में. पर जो भी लोग गवर्नमेंट से वैक्सीनेशन लेते हैं वहाँ पे ये वैक्सीन अभी तक उपलब्ध नहीं है. तो जिन्होंने भी वैक्सीनेशन गवर्नमेंट में लिया है उनको ये वैक्सीन ज़रूर लेना चाहिए, बिकॉज आजकल जो टाइफॉइड का वैक्सीन उपलब्ध है वो आपको सिर्फ एक बार लेना होता है, बार बार लेने की ज़रूरत नहीं है, और वैक्सीन का कॉस्ट भी 1,500 से 2,000 के बीच में है.
तो अगर हम देखें कि ये वैक्सीन लेने से अगर आप टाइफॉइड से बच सकते हैं, जो एक बहुत कॉमन इन्फेक्शन है इंडिया में, तो ये अच्छी बात है। और जो टाइफॉइड होता है वो खराब पानी या खाने से होता है, Correct. तो इसलिए स्पेशली मॉनसून टाइम में हमको बाहर के खाने से दूर रहना है। स्पेशली पानी पूरी, चटनी, सैलेड वगैरह जो भी खाना पका हुआ नहीं है उससे हमें थोड़ा दूर ही रहना है। और टाइफॉइड के जो सिम्टम्स हैं वो ये हैं कि आपको बुखार आएगा, शुरू में हल्का होगा, पर जैसे वायरल में तीसरे चौथे दिन आपका बुखार कम होने लगेगा, टाइफॉइड में वो बढ़ता जाएगा। और साथ में आपको पेट में दर्द होगा, थोड़े लूज मोशन होंगे और कॉन्स्टिपेशन होगा। तो ये सिम्टम्स जनरली टाइफॉइड के होते हैं और उसका डायग्नोसिस ब्लड कल्चर से होता है और आपको लंबे टाइम तक एंटीबायोटिक्स लेना होता है। तो और जिसने भी ये टाइप का बुखार आ रहा है और स्पेशली आपने टाइफॉइड का वैक्सीनेशन नहीं लिया है, उसको इसके बारे में सचेत रहना चाहिए। मलेरिया फॉर्चुनेटली अब थोड़ा कम हो गया है, लेकिन फिर भी मलेरिया का एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो मलेरिया का बुखार जो आता है वो बहुत ठंडी के साथ आता है। ऑल्दो कई और बीमारियां हैं, शिवरिंग, जैसे फ्लू में भी कई बार शिवरिंग के साथ आता है, यूरिन इन्फेक्शन में भी शिवरिंग के साथ आ सकता है, टाइफॉइड में भी शिवरिंग के साथ आता है। लेकिन जो मलेरिया में जो शिवरिंग है ना, उसमें बच्चा इस तरह से कांपता है जैसे कुछ हो गया हो। और एक दूसरी बात कि इन बिटवीन द शिवरिंग द पेशेंट इज कम्प्लीटली फाइन। ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हम ऑफिस जाके आ गए, और कई केसेस में जो मलेरिया का बुखार है वो एक दिन छोड़कर एक दिन आता है, एवरी 48 आवर्स। तो वो मलेरिया के सिम्टम्स हैं। गॉट इट। डॉक्टर, थोड़ा सा बात करना चाहूंगी ऑन वैक्सीनेशन। आपने बताया गवर्नमेंट वैक्सीनेशन, प्राइवेट वैक्सीनेशन। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूँ तो जब भी फॉर बोथ माई किड्स, बोथ वर डिलीवर्ड इन डिफरेंट हॉस्पिटल्स, मुझे एक चार्ट मिल गया था ऑन द बर्थ टाइम एंड मैंने वो चार्ट फॉलो किया है। वहाँ पे टाइमिंग है, एवरी टाइम आई गो टू अ डॉक्टर वो स्टिकर लग जाता है, सो वो चार्ट फॉलो हो रहा है। टेल मी थिंग्स दैट अ young parent should know around vaccination, and if there is anything that you want to share that is being missed or people should know. तो मैं ये बात करना चाहूँगी कि आजकल जो गवर्नमेंट का भी वैक्सीनेशन है ना, वो भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हो गया है। जैसे निमोनिया और जो डायरिया के वैक्सीन्स अब गवर्नमेंट शेड्यूल में भी उपलब्ध हैं, तो वो भी। लेकिन कुछ वैक्सीन्स हैं जो प्राइवेट में हैं और गवर्नमेंट में नहीं है, जैसे टाइफॉइड, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस ए और फ्लू। ये 4 वैक्सीन्स जो हैं वो गवर्नमेंट में नहीं है। तो यदि किसी ने गवर्नमेंट से वैक्सीनेशन लिया है और ये वैक्सीन्स उनको नहीं मिले हैं तो वो ये प्राइवेट में ले सकते हैं। दूसरा चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है कि मैं HPV वैक्सीनेशन के बारे में बात करना चाहूँगी, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट वैक्सीन है जो गर्ल्स को सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। और इसके बारे में कई पेरेंट्स के मन में काफ़ी शंका है, क्योंकि अगर आजकल ना ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत लोगों को कंफ्यूज करती है, तो इसीलिए हमने ये पॉडकास्ट शुरू किया। तो उसमें कई लोगों को लगता है कि हमको ये वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए, बट आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट वैक्सीन है, HPV वैक्सीन, जो गर्ल्स को 10 से 12 साल की उम्र के बीच में लेना चाहिए। और अब ये बॉयज़ के लिए भी रिकमेंडेड हो गया है। अच्छा। तो बॉयज़ को भी हम HPV वैक्सीन देते हैं, क्योंकि वो भी उनको एनल कैंसर, पेनाइल कैंसर और ओरल कैंसर से बचाता है। एंड किस एज में वैक्सीन दिया जाता है? तो यूजुअली 10 to 18, पर जितना आप यंग होंगे उतने ही आप ये वैक्सीन ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और 10 to 14 की एज में तो सिर्फ एक डोज से आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। और ये वैक्सीन का कॉस्ट भी काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने सर्वावैक बनाया है, जिसका कॉस्ट इज़ ओनली 2000 पर डोज। तो आई मीन HPV वैक्सीन भी एक इम्पॉर्टेंट वैक्सीन है जो आपको देना चाहिए। और अब ये वैक्सीन गवर्नमेंट प्रोग्राम में भी आ रहा है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं और कहना चाहूँगी कि लोग, हम जब वैक्सीन के बारे में बात करते हैं तो हम सिर्फ सोचते हैं कि वैक्सीन बच्चों के लिए है,
पर अडल्ट वैक्सीनेशन के बारे में हम भूल जाते हैं। तो जो भी लोग ये प्रोग्राम सुन रहे हैं उनको जानना चाहिए कि जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जिनकी भी उम्र 65 या 50 से ऊपर है उनको भी निमोनिया का वैक्सीन लेना चाहिए, उनको भी फ्लू का वैक्सीन लेना चाहिए हर साल, उनको भी शिंगल्स के वैक्सीन के बारे में सोचना चाहिए। और शिंगल्स इतनी पेनफुल चीज है, अगर वैक्सीन से अवॉइड किया जाए देन व्हाई नॉट। यस, सो वैक्सीनेशन हम सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं बट हम अपने पेरेंट्स को भूल जाते हैं। तो ये सारी वैक्सीनेशन नॉट जस्ट फॉर बेबीज, ऑल्सो फॉर अडल्ट्स। और जब वो कोविड आया तो कोविड वैक्सीन तो पूरी पॉपुलेशन ने लिया, पर उसके बाद हम अडल्ट्स के वैक्सीन के बारे में भूल गए। तो आई थिंक वो भी इम्पोर्टेंट है। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, क्या ये बच्चों को भी होता है? बहुत। तो जैसे पूरे वर्ल्ड में अराउंड 10 मिलियन टीबी केसेस पर ईयर, जिसमें 2.5 मिलियन इंडिया में होते हैं। 2.5 मिलियन जिसका मतलब 25 लाख, और इसमें से 10% बच्चों में। तो हम 2.5 लाख टीबी केसेस पर ईयर इन इंडिया इन चिल्ड्रन। और स्पेशली आपको कब सोचना चाहिए टीबी के बारे में? यदि आपके बच्चे को बुखार है जो 2 हफ्ते तक नहीं जा रहा और आपने टाइफॉइड, मलेरिया, डेंगू, यूरिन इन्फेक्शन के टेस्ट करा लिए, वो नेगेटिव हैं, या आपके बच्चे को लिम्फ नोड्स हैं, गले में सूजन है, तो आपको टीबी के बारे में सोचना चाहिए। तो मेनिंजाइटिस, टीबी मेनिंजाइटिस बच्चों में एक बहुत सीरियस इन्फेक्शन है, टीबी का मैनिफेस्टेशन है। तो मैं क्योंकि एक इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट हूँ तो मेरे पास बहुत सारे केसेस ऑफ पीडियाट्रिक टीबी आते हैं। और एक और बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि यदि आपके फैमिली में किसी बुजुर्ग को टीबी है तो वो बच्चों को भी फैल सकती है, तो उसमें बच्चों को भी प्रोटेक्टिव दवाई देनी चाहिए जिससे उनको टीबी ना हो। तो अगर फैमिली में टीबी डायग्नोज हुआ है तो आप उसी टाइम डॉक्टर के पास जाइए बच्चों को लेके और प्रिवेंटिव मेडिकेशन लीजिए। यस। डॉक्टर तनु, टीबी का ये माना गया है कि ये तो बहुत जो स्लम्स में रहते हैं या जो बिल्कुल पुअर सोसाइटी की प्रॉब्लम है, क्या ये किसी को भी हो सकती है? हाँ, क्योंकि अगर हम टीबी के कीटाणु की बात करें तो जो टीबी का जो कीटाणु है जो फैलता है वो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई से फैलता है जिसका साइज 5 माइक्रोन से भी कम है। तो यानी अगर आप जैसे बस में सफ़र कर रहे हैं या ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और तो ये बहुत लंबी दूरी तक तय कर सकता है, या आप कोई भी रूम में है और वो रूम के दूसरे कोने में कोई टीबी का मरीज खांस रहा है या फिर सांस भी ले रहा है तो बैक्टीरिया आपके अंदर आ सकता है। तो यानी हम सब जो भी लोग किसी भी शहर में रह रहे हैं, किसी भी रूम को शेयर कर रहे हैं या कोई भी कहीं भी जा रहे हैं तो वो बैक्टीरिया एयर के द्वारा हमारे अंदर आ सकता है। तो हम लोग सोचते थे कि कोविड फैलता है और फ्लू आसानी से फैलता है, पर जो उसके जो ड्रॉपलेट्स है ना वो सिर्फ 3 फीट या 1 मीटर तक फैलते हैं, पर जो टीबी का जो बैक्टीरिया है वो बहुत दूर तक फैल सकता है, एयर कंडीशनिंग के थ्रू भी फैल सकता है। तो जो सेंट्रली एयर कंडीशनड ऑफिसेज वगैरह हैं उसमें भी वो फैल सकता है। तो यानी कोई भी व्यक्ति टीबी के एक्सपोज होता है। और कई बार हम लोग पेशेंट्स आते हैं हमारे पास और हम उनसे पूछते हैं कि आपके घर में किसी को टीबी है क्या, क्योंकि माना जाता है यदि आपके घर में किसी को टीबी है तो आपको हुआ है, या पिछले 2 साल में किसी को टीबी था। तो ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि नहीं, और हम पूछते हैं कि आपके अड़ोस पड़ोस में किसी को टीबी है तो नहीं। तो जो भी व्यक्ति हमारे पास टीबी की बीमारी लेके आते हैं उनका कभी किसी टीबी के मरीज से संपर्क नहीं हुआ, यानी इन सब लोगों को जाने अनजाने किसी टीबी के व्यक्ति से संपर्क हुआ था। और मुंबई जैसी जगह में टीबी बहुत कॉमन है क्योंकि ये बहुत ओवर क्राउडेड और कंजेस्टेड है। और मैं इतने सारे टीबी के मरीज देखती हूँ जो अपर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस या इवन रिच क्लास से आते हैं। तो इट इज़ अ मिथ। हाँ, जो लोग स्लम्स में रहते हैं और जो ओवर क्राउडेड कंडीशंस में रहते हैं उनको टीबी का रिस्क ज़्यादा है और लोगों से, पर ये कहना गलत होगा, ये सिर्फ उन्हीं में होता है। सबको हो सकता है, सबको हो सकता है। और आज हमें पता चला बच्चों में भी कितना कॉमन है। यस। The another disease that you mentioned, meningitis, which is also related to crowded piece, वो क्या होता है, कैसे होता है, और
थोड़ा बताइए, क्या बच्चों में भी ये भी कॉमन है? हाँ, देखिए, अगर हम मेनिंजाइटिस की बात करें तो मेनिंजाइटिस मीन्स स्वेलिंग ऑफ द कवरिंग ऑफ द ब्रेन। तो ये एक टाइप का इन्फेक्शन है ब्रेन का, जो बहुत ही सीरियस, यदि मैं सब इन्फेक्शंस की बात करूं तो ये उसमें से सबसे सीरियस है। तो जो मेनिंजाइटिस, जो हम अक्यूट मेनिंजाइटिस की बात कर रहे हैं, तो वो मोस्टली बैक्टीरियल या वायरल होता है, और उसमें न्यूमोकॉकल मेनिंजाइटिस सबसे ज़्यादा कॉमन है। न्यूमोकॉकस एक बैक्टीरिया, और ये खास तौर से बच्चों में ज़्यादा कॉमन है, और इसके अगेंस्ट एक वैक्सीनेशन है जो हम सब बच्चों को अब देते हैं। Okay. उसके बावजूद ये हो सकता है, और कई कारण से मेनिंजाइटिस हो सकता है, न्यूमोकॉकल, मेनिंगोकोकल, हिब, वायरल वगैरह। और इसके सिम्टम्स ज़्यादातर ये होते हैं, बच्चे को बुखार आना, उल्टी होना, और अगर छोटा बच्चा है तो वो बहुत इरिटेबल होता है, पूरे टाइम रोता रहता है, और जो बड़ा बच्चा है वो हेडेक की कंप्लेंट करता है। तो ये एक बहुत सीरियस इन्फेक्शन है, और अगर किसी बच्चे को ऐसे सिम्टम्स होते हैं मेनिंजाइटिस के, तो उसका फौरन डॉक्टर से संपर्क करना, एडमिशन, और इसका डायग्नोसिस CSF से होता है। CSF टैप का मतलब कि अगर हम उसका पीठ के पानी की जांच करते हैं, लंबर पंक्चर करके, जो CSF होता है, जो फ्लूइड होता है ब्रेन में, उसका टेस्ट करके पता लगाते हैं ये मेनिंजाइटिस है कि नहीं, और कौन से टाइप का मेनिंजाइटिस है, और हमको फटाफट सही ट्रीटमेंट देना पड़ता है, क्योंकि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का डेथ रेट इज 20%। और अगर ये बच्चे का सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं किया तो या तो वो मर सकते हैं, या फिर अगर वो सर्वाइव भी करते हैं तो उनको कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, और उनको आगे जाके लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक मेंटल रिटार्डेशन, डेफनेस, ब्लाइंडनेस एक्सेट्रा। तो ये एक बहुत सीरियस इन्फेक्शन है, ऑल्दो इट्स अ रेयर इन्फेक्शन, बट इट इज अ सीरियस इन्फेक्शन। आई थिंक हमने सब बातें कर ली। हमारे पास एक छोटा सा रैपिड फायर है विद सम क्वेश्चंस। डे केयर जाने वाले छोटे बच्चों का साल में 6 से 8 बार सर्दी जुकाम होना नॉर्मल है? Yes. नो, यस, ओके। BCG की वैक्सीन पर निशान ना बने तो वैक्सीन ने काम नहीं किया? गलत। बच्चे के कान या नाक में सर्दी इन्फेक्शन हो तो गरम सरसों का तेल डालना चाहिए? गलत। एक्चुअली ये टॉपिक हमने बिल्कुल नहीं पिक किया। व्हाट इज द मोस्ट absurd थिंग अ पेशेंट हैज शेयर्ड विद यू कि हम इस बीमारी के लिए ये कर रहे हैं, जो आपको ऐसे बिल्कुल ऐसे लगा कि एज अ डॉक्टर मैं मेरा सर फोड़ दूं, ये क्यों तुम ये ऐसा कर रहे हो? हैज समथिंग लाइक दैट हैपेंड इन योर प्रैक्टिस? मुझे सोचना पड़ेगा कि कई बार एक कंडीशन होती है जिसको हम अम्बिलिकल हर्निया कहते हैं, जिसमें बच्चे का जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसका थोड़ा फूल जाता है नेवल, तो उसमें वो सिक्का लगा के वो करते हैं, मतलब वो बैंडेज कर देते हैं। तो वो एक बहुत ही सिली कॉइन, उसमें वो बहुत ही सिली प्रैक्टिस है। एक और जो बहुत सिली प्रैक्टिस जो बहुत कॉमन है वो है कि न्यूबॉर्न बेबी का ये जो एंटीरियर फॉन्टेनल होता है, यहाँ पे जो होल होता है, उसको भरते हैं तेल से। वो एक कॉमन प्रैक्टिस है जो मुझे उसका लॉजिक कभी भी समझ में नहीं आया। तो ये कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो जिनका कोई काइंड ऑफ लॉजिक नहीं है, बट ये बहुत बहुत कॉमन प्रैक्टिसेस हैं। न्यूबॉर्न का 40 दिन तक घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए वरना इन्फेक्शन पक्का? मैं इससे सहमत हूँ। हम भी बोलते हैं कि फर्स्ट 42 डेज बिकॉज इम्यूनिटी इज लेस, हमको बच्चे को सिवाय डॉक्टर के कहीं भी नहीं लेके जाना चाहिए। बुखार उतरने के लिए छोटे बच्चे को बर्फ जैसे ठंडे पानी से स्पॉन्ज करना चाहिए? नहीं, हम लोग बोलते हैं कि जो स्पॉन्जिंग है वो ल्यूकवार्म वाटर से होनी चाहिए। आपने कहा था लूकवार्म से नहलाएं, इवन बेटर देन पट्टी। डेंगू में पेशेंट अक्सर उसी दिन ज्यादा बिगड़ता है जिस दिन उसका बुखार उतरता है? सही। और डेंगू के बारे में मैं एक और मिथ को फोड़ना चाहती हूँ, वो है कि कई लोग सोचते हैं कि डेंगू में जब प्लेटलेट काउंट गिरता है तो उसको पपाया लीफ का जूस देना चाहिए, जो बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट कई बार मैंने देखा है कि वो पपाया लीफ का जूस इतना कड़वा होता है कि वो उससे पेशेंट का तबीयत खराब हो जाती है, उल्टी करने लगते हैं। बच्चे को लूज मोशन हो तो दूध और खाना बंद कर देना चाहिए? नहीं, ये गलत है। हम बोलते हैं कि उनको खाना थोड़ा थोड़ा खिलाते रहें ताकि उनकी शक्ति बनी रहे,
और दूध हम उन्हीं बच्चों का बंद करते हैं जिनके लूज मोशंस 1 या 2 हफ्ते से ज्यादा चल रहे हों। ग्रीन या पीला स्नॉट मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक शुरू कर दो। नहीं, ये गलत है, क्योंकि कई बच्चों को वायरल के बाद तीसरे या चौथा दिन ही नाक का म्यूकस का कलर ग्रीन या येलो हो जाता है। उसको हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं मानते। हम तब बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में सोचते हैं जब किसी बच्चे की सर्दी 10 से 14 दिन तक नहीं ठीक होती। बुखार में बच्चे को मोटे कंबल में लपेट के पसीना निकलवाना चाहिए। नहीं, इनफैक्ट हम लोग बोलते हैं कि उसके कपड़े उतार देने चाहिए, और कई लोग ये सोचते हैं कि जब बच्चा बीमार हो तो उसको नहलाना नहीं चाहिए, वो गलत है। और दूसरा, एसी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो भी गलत है, क्योंकि अगर बच्चे को बुखार है तो अगर आप एसी चालू करेंगे तो उसका बुखार उतरने में उसको मदद मिलेगी। सो कवर करने की जगह जब चढ़ रहा है बुखार, उसे थोड़ी हवा दे ताकि वो फीवर टेम्परेचर कम हो सके। मेनिंजाइटिस का रैश अक्सर देर से आता है, उसके इंतजार करना जानलेवा हो सकता है। हाँ, बच्चा जितना ज्यादा बार बीमार पड़े उसकी इम्यूनिटी उतनी ही कमजोर हो रही है। नहीं, उसकी इम्यूनिटी बढ़ रही है, क्योंकि उसको अलग अलग वायरसेस का लेसन मिल रहा है उसके इम्यून सिस्टम को। इसका एक स्निपेट मैं निकाल के मेरे पेरेंट्स और सब ग्रैंड पेरेंट्स को भेजने वाली हूँ। माँ का दूध एंटीबॉडीज दे के बच्चे को क्या इन्फेक्शन से बचाता है? बच्चे को वो कई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन से बचाता है, कई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से भी बचाता है। माँ का दूध अमृत के समान होता है। या इट्स द मोस्ट फैसिनेटिंग। मतलब जब मैं माँ बनी, मैंने पढ़ना थोड़ा बहुत, हर माँ की तरह गूगल किया, आजकल हर माँ ये करती है। यू नो हाउ अगर आपको खांसी या अगर बच्चे को कुछ हो रहा है, हाउ यू नो दैट पासेस ऑन फ्रॉम द निपल, एंड द नेक्स्ट सेट ऑफ मिल्क दैट इज प्रोड्यूस सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्ड्स टू। It's so fascinating how everything works in the body. Thank you so much, Dr. Tanu. आप आज यहाँ आए और आपने इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें, इतनी कंफ्यूजिंग चीज़ें को इतना सरल बना दिया हमारे लिए। आई एम श्योर मेरे जैसे हर यंग मॉम, हर यंग डैड जो बच्चों को लेके, हम एक तो टॉपिक ऐसा है बच्चों को लेके हम ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं। This episode is going to be very useful. Thank you so much कि आपने इतनी genuineness और honesty से सब कुछ शेयर किया। Thank you so much being a wonderful interviewer. अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज कमेंट कीजिए। अगर आपको व्हाट द हेल्थ के और पॉडकास्ट देखने हो तो ट्राया हेल्थ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लिसन टू द पॉडकास्ट ऑन Amazon Music included with your Prime membership.